जो स्मृति दिन है, उस स्मृति दिन की सभी देशवासियों को हम लोग देशवासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। छत्रपति शाहू महाराज का जन्मदिन 26 जून 1874 को हुआ और उनका महापरिनिर्वाण दिन 6 मई 1822 को हुआ। इसका मतलब ये है कि जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण दिन तक लगभग छत्रपति शाहू महाराज 48 साल तक जीवित रहे और आज उनका 98वां स्मृति दिन है, महापरिनिर्वाण दिन है। समस्त देशवासियों की तरफ से मैं छत्रपति शाहू महाराज को आज के इस दिन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। आज के इस दिन हमने पहले से घोषित किया था कि छत्रपति शाहू महाराज का स्मृति दिन, महापरिनिर्वाण दिन मनाएंगे और उस महापरिनिर्वाण दिन को एक कार्यक्रम लेंगे। वो कार्यक्रम सारे देश भर में लाइव दिखाया जाएगा और उस दिन कुछ विषय हैं जिन विषयों पर ये घोषित किया गया था कि मैं समस्त भारतवासियों को संबोधित करूंगा और उनके जीवन और संघर्ष के बारे में कुछ पहलुओं पर जो विषय रखे गए हैं उन विषयों पर कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। वो एक विषय था आधुनिक भारत में प्रतिनिधित्व के प्रथम निर्माता छत्रपति शाहू महाराज, एक विश्लेषण। दूसरा विषय था आधुनिक भारत में 50% आरक्षण के प्रथम अमलकर्ता राजश्री शाहू महाराज, एक विश्लेषण। तीसरा विषय था प्रतिनिधित्व भारतीय लोकतंत्र का प्राण तत्व है, एक गंभीर मंथन। ऐसे तीनों विषयों को समेटते हुए आज मैं कुछ बातें इन विषयों से संबंधित जानकारी आप सभी लोगों के सामने देना चाहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 को अपना काम शुरू किया और 1922 को छत्रपति शाहू महाराज का महापरिनिर्वाण हुआ। इसका मतलब ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सार्वजनिक जीवन में जब प्रवेश किया उसके 6 साल तक शाहू महाराज जीवित थे। उनको ज़्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के बाद ज़्यादा समय उनको नहीं मिला। अगर छत्रपति शाहू महाराज को ज़्यादा समय जीवित रहने का मिला होता तो कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को हम लोगों को जानने का मौका मिलता और उसका भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा परिणाम होता। ये बात जानने और समझने की ज़रूरत है और इसलिए ये उदाहरण मैंने आप लोगों को दिया।
अभी मैं आप लोगों को जो अलग अलग प्रकार के विषय आज चर्चा करने के लिए रखे गए हैं, उस संबंध में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। और उन विषयों की जानकारी देने के पहले छत्रपति शाहू महाराज का जो जन्मदिन है 26 जून 1874, उसके पहले का जो महाराष्ट्र का सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, उसे भी जानने और समझने की ज़रूरत है, थोड़ा बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है। उसमें दो प्रमुख बातों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, जिसका छत्रपति शाहू महाराज के जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा। एक 11 अप्रैल 1827 को ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ और उसके बाद अपने उम्र के 21वें साल में, जब वो उम्र के 21वें साल में थे, तो उनके साथ जो एक बड़ी घटना घटित हुई, वो घटना ये थी कि वो अपने ब्राह्मण मित्र के शादी में गए थे, तो ब्राह्मणों ने उनको उस शादी से उठाकर फेंक दिया और बहुत बड़ा अपमानकारक प्रसंग ज्योतिराव फुले के जीवन में आया था। और जब ये जीवन में प्रसंग आया तो इसका ज्योतिराव फुले के जीवन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ा, क्योंकि ज्योतिराव फुले मानी और स्वाभिमानी स्वभाव के थे। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि मेरे साथ ये जो गैर बराबरी का व्यवहार है, ये गैर बराबरी का व्यवहार क्यों हुआ। इस पर जब उन्होंने मनन चिंतन किया तो उनको पता चला कि भारत में एक जाति व्यवस्था है, उस जाति के आधार पर मनुष्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है और मनुष्य का मनुष्य होने के आधार पर मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता। इसके आधार पर ज्योतिराव फुले ने ये सोचा कि मैं एक माली जाति में शूद्र वर्ण में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ और मेरे पहले हजारों साल तक ये व्यवहार तमाम शूद्रों पर हुआ होगा। अगर इस व्यवस्था को हम खत्म नहीं करते हैं तो आने वाले नस्लों पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्योतिराव फुले ने वर्ण और जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर और महिलाओं को दास बनाने वाली और ओबीसी को शूद्र बनाने वाली जो व्यवस्था है और घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने वाली और अछूतों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार करने वाली ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के विरोध में हम लोगों को आंदोलन करना होगा, उसको बदलना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्योतिराव फुले ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू किया। जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया तो उनकी उम्र 21 साल की थी। 1848 को ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया। जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया तो हमें ये जानने और समझने की ज़रूरत है, वो इस बात को समझ गए थे कि इस देश में ब्राह्मणों ने हमें वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के आधार पर गुलाम बनाकर रखा गया है और इसलिए हमें इस गुलामी के विरोध में आंदोलन करना होगा और ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी हासिल करनी होगी। ये बात बाद में उन्होंने
जो गुलामगिरी नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें इस बात को उन्होंने लिख कर रखा। उस गुलामगिरी ग्रंथ में उन्होंने लिखा, जब तक अंग्रेज भारत में हैं तब तक अवसर है, और इस अवसर का फायदा लेते हुए शूद्रों और अतिशूद्रों को जागृत होना होगा और जल्दी से जल्दी ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी हासिल करनी होगी। और इसलिए उन्होंने शूद्रों अतिशूद्रों के आज़ादी का आधुनिक भारत में आंदोलन शुरू किया। और जब ये आज़ादी का आंदोलन शुरू किया, 1848 को आज़ादी का आंदोलन शुरू किया, उसी दौरान एक और आंदोलन की तैयारी हो रही थी। 1848 के बाद लगभग 9 साल के बाद एक आंदोलन भारत में ब्राह्मणों के द्वारा शुरू होता है, और 1857 का आंदोलन, जिसे ब्राह्मण हिस्टोरियन लिखते हैं, कहते हैं कि यह प्रथम आज़ादी का आंदोलन था। इस प्रथम आज़ादी के आंदोलन में एक खास जानकारी लेने की बात है और विचार करने की बात है कि इस आंदोलन का नेतृत्व कोकणस्थ ब्राह्मण तात्या साहब टोपे कर रहे थे एक तरफ, दूसरी तरफ बहादुर शाह जफर, जो मुगलों के खानदान के दिल्ली के बादशाह थे, वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। और तीसरा नेतृत्व जो है पेशवा ब्राह्मणों के लोग कर रहे थे। तो इस तरह से ये बात हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि पेशवा ब्राह्मणों की तरफ से तात्या साहब टोपे और मुगलों की तरफ से बहादुर शाह जफर, इन दोनों ने मिलकर गठबंधन किया था, और जो अंग्रेज थे उनके विरोध में ये आज़ादी का आंदोलन उन्होंने शुरू किया था। तात्या साहब टोपे और बहादुर शाह जफर, इन लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाया। तो तात्या साहब टोपे कोकणस्थ ब्राह्मण थे, NADNA के अनुसार विदेशी थे, और बहादुर शाह जफर मुगल खानदान के आक्रमणकारी मुसलमान थे, जो मुगलों के खानदान से थे, बाबर और हुमायूं के खानदान के थे, अकबर के खानदान के थे। इसे भी हम लोगों को समझना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि मुगल विदेशी आक्रमणकारी और दूसरे ब्राह्मण DNA के अनुसार विदेशी, ये दोनों विदेशियों ने मिलकर गठबंधन किया, और गठबंधन करके तीसरा जो विदेशी था अंग्रेज, उसके विरोध में उन्होंने ये विद्रोह किया। अंग्रेजों ने इसका अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उनको एक बात समझ में आई कि इस आंदोलन में एक तरफ मुगलों के रजवाड़े शामिल है और दूसरी तरफ पेशवा खानदान के लोग शामिल है। भारत की प्रजा इस आंदोलन में सहभागी नहीं है, ये जन आंदोलन नहीं है। जब उन्होंने देखा ये जन आंदोलन नहीं है, तब अंग्रेजों ने इसको कुचलने का प्लान बनाया और अपने मिलिट्री के हथियारों के बल पर इस आंदोलन को कुचल डाला।
और कुचलने के बाद में बहादुर शाह जफ़र को पकड़कर विदेश में रंगून के जेल में डाल दिया और तात्या साहब टोपे भागकर चला गया। वो पकड़ में नहीं आया, वो भगोड़ा घोषित हो गया। और इस तरह से जब 1857 का आंदोलन विफल हो गया तो अंग्रेजों ने जो कंपनी राज था वो ख़त्म किया और कंपनी राज के बजाय अंग्रेज़ों ने टेक ओवर किया और 1860 को भारत में इंडियन पीनल कोड लागू किया। और इंडियन पीनल कोड लागू करने के बाद इंडियन पीनल कोड में राज्य के विरोध में जो विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, उनको राजद्रोह में फांसी की सज़ा होगी, ऐसा प्रावधान किया। इस प्रावधान के तहत उन्होंने जब ये प्रावधान किया तो ब्राह्मण बहुत बड़े पैमाने पर डर गए और सारे देश भर में चुप हो गए। उनको लगा कि अंग्रेज़ हमें फांसी पर चढ़ा देंगे और इस वजह से वो डर गए और चुप हो गए। 1860 के बाद लगभग 15 साल तक वो चुप थे। 1875 को गुजरात के राजकोट से, टंकारा गांव से दयानंद सरस्वती नाम का ब्राह्मण बॉम्बे आया और बॉम्बे आकर उसने आर्य समाज नाम का संगठन बनाया और हिंदू समाज नाम का संगठन नहीं बनाया, क्योंकि वो ये मानते थे कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है और वो हमें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए उन्होंने हिंदू शब्द का विरोध किया और अपने को उन्होंने आर्य घोषित किया और आर्य समाजी घोषित किया और संगठन बनाया। तो 1860 से लेकर 1875 तक 15 साल तक ब्राह्मण चुप रहे। जब दयानंद सरस्वती ने यह प्रयास किया तो ब्राह्मण इस प्रयास के तरफ उत्सुकतावश देख रहे थे कि अब दयानंद सरस्वती को अंग्रेज़ पकड़ेंगे और फांसी की सज़ा देंगे, मगर अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। जब अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया तो ब्राह्मण लोग ये सारी बातें देख रहे थे। ये सब विद्रोही आंदोलन में 1857 के ज्योतिराव फुले सहभागी नहीं हुए। 1857 के दौरान लगभग ज्योतिराव फुले की उम्र 30 साल की थी और वो समझदार हो गए थे और बहुत सारी बातें उनको समझ में आने लगी थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए वो इस आंदोलन में सहभागी नहीं हुए। वो ये जानते थे कि ये ब्राह्मणों का या विदेशी लोगों के आज़ादी का आंदोलन है। अगर ब्राह्मण आज़ाद हो गए तो शूद्र अतिशूद्र आज़ाद नहीं होंगे। अगर मुग़ल आज़ाद हो गए तो मुग़ल देश के राजा हो जाएंगे और ब्राह्मण उनके प्रधानमंत्री हो जाएंगे और इस तरह से देश गुलाम बना रहेगा। ये षड्यंत्र समझते हुए ज्योतिराव फुले उस आंदोलन में सहभागी नहीं हुए। ये बात हम लोग देखते हैं। और जब 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई, उसके एक साल पहले राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज का जन्म होता है और कुछ साल बाद उनको एडॉप्ट किया जाता है कोल्हापुर के गादी के लिए और फिर वो कोल्हापुर गादी के महाराजा हो जाते हैं। ये बैकग्राउंड हिस्ट्री हम लोगों को थोड़ा समझना होगा। 1875 के बाद
10 साल तक राह देखने के बाद कि अंग्रेजों ने दयानंद सरस्वती के साथ कोई व्यवहार नहीं किया, गलत व्यवहार नहीं किया, उनको फांसी पर नहीं चढ़ाया, तो ब्राह्मणों ने हिम्मत करके बॉम्बे में एक संगठन बनाया, उसका नाम रखा नेशनल कांग्रेस 1885 को। यानी 1875 के बाद 1885 को कांग्रेस की स्थापना चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, यानी कुछ बंगाली ब्राह्मण और कुछ पूना के ब्राह्मण, इन लोगों ने मिलकर नेशनल कांग्रेस संगठन की स्थापना की। ये करते वक्त भी वो डरे हुए थे, और ये जो डरे हुए लोग थे उन्होंने खबरदारी ली कि इस संगठन का पहली राष्ट्रीय जिम्मेदारी उन्होंने सर ह्यूम नाम के जो आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर था उनको दी, ताकि ब्राह्मणों ने ये सोचा कि अगर अंग्रेजों के साथ कोई वार्ता करनी है तो अंग्रेजों को मिडल मैन बनाकर ये वार्ता करना ज़्यादा ठीक होगा। इसलिए आईसीएस रिटायर्ड ऑफिसर सर ह्यूम को उन्होंने कांग्रेस का, नेशनल कांग्रेस का प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। दूसरा ये भी डर था, अगर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ब्राह्मण बनाया जाता है तो कहीं ब्राह्मण उनको पकड़कर फांसी न लटका दे, ये भी डर था। तो ये सारी पार्श्वभूमि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पार्श्वभूमि छत्रपति शाहू महाराज के पहले की है, और जब कांग्रेस बनाई गई तो कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशनों में कागज में रेजोल्यूशन पास करने का काम धाम शुरू कर दिया। उन्होंने रेजोल्यूशन पास करना शुरू कर दिया, और जब बाल गंगाधर तिलक इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने कांग्रेस को ज्यादा ताकत देने की कोशिश की और सारे देश भर में असंतोष फैलाने की कोशिश की। जब उन्होंने सारे देश भर में असंतोष फैलाने की कोशिश की तो निश्चित रूप से इस असंतोष के वजह से अंग्रेज लोग भारी दबाव में थे, और उस दबाव से उनको लग रहा था कि यह आंदोलन ज़्यादा तेजी से फैलेगा, इसे रोकना ज़रूरी है। इसलिए अंग्रेज़ों ने, जैसा कांग्रेस के लोगों ने मांग किया था कि पॉपुलर गवर्नमेंट बनाई जाए, लोकप्रिय सरकार बनाई जाए, और लोकप्रिय सरकार में भारतीय लोगों को हिस्सेदारी दी जाए, ऐसी उन लोगों की मांग थी। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इस पर कुछ हद तक विचार किया जाना चाहिए, नहीं तो ये असंतोष हमारे लिए खतरनाक स्तर तक आगे बढ़ेगा। इसलिए अंग्रेज़ों ने 1918 को साउथबोरो कमीशन भारत में भेजा, ताकि भारतीय लोगों को पॉपुलर गवर्नमेंट में या रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में किस तरह से प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसका विचार करने के लिए उन्होंने साउथबोरो कमीशन भारत में भेजा। बाबा साहब आम्बेडकर ने 1916 में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया था और छोटी छोटी सामाजिक मीटिंगों में उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था, और उसके आधार पर जब 1918 को साउथबोरो कमीशन भारत में आया तो उन्होंने अपने उम्र के 27वें साल में बाबा साहब आम्बेडकर ने रिप्रेजेंटेशन की मांग की।
जब बाबा साहब आम्बेडकर ने रिप्रेजेंटेशन की मांग की तो उसके साथ साथ ये जानना जरूरी है कि छत्रपति शाहू जी महाराज के प्रतिनिधि के तौर पर मिस्टर जाधव, उन्होंने जो मराठा समाज, कुणबी समाज है, उन लोगों के लिए भी प्रतिनिधित्व की मांग की। जब उन्होंने ये प्रतिनिधित्व की मांग की, दोनों ने प्रतिनिधित्व की मांग की, उस समय कांग्रेस के बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक थे। तो बाल गंगाधर तिलक ने ये देखा कि अगर ये लोग प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, अगर अंग्रेज इनको प्रतिनिधित्व देते हैं, तो फिर तो आजादी में इन लोगों को भी अधिकार मिल जाएगा। हम तो केवल हमारे आजादी का आंदोलन चला रहे हैं, मगर इस आजादी के आंदोलन में इन लोगों को भी हक और अधिकार मिल जाएगा, ये खतरा होगा। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने कोल्हापुर संस्थान के बाहर अथनी नाम का एक गांव था, वहां जाकर बड़ा सम्मेलन किया। वो कोल्हापुर संस्थान के बाहर था, अभी वो कर्नाटक स्टेट में बेलगांव जिले में है। वहां उन्होंने सम्मेलन किया और सम्मेलन में बाल गंगाधर तिलक ने भाषण में कहा, ये महत्वपूर्ण बात है कि कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, तो ज्योतिराव कुनभटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है। जब ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कही तो उसके पीछे मकसद था कि शाहू महाराज के प्रेरणा से भास्करराव जाधव ने जो साउथ बरो कमीशन को 1918 को मांग की, तो शाहू महाराज को ये मैसेज जाए कि हम लोग सतर्क है, हम लोग जागृत है और हम तुम्हारे विरोध में है। जब बाल गंगाधर तिलक ने इस बात का विरोध किया तो भास्करराव जाधव ने जो मांग किया था, शूद्रों को अर्थात कुणबी मराठा लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसके बजाय इतना ही नहीं, जब उन्होंने ये मांग की कि हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व विधिमंडलों में मिलना चाहिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने मांग की थी, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जब मांग की थी उसमें उन्होंने ये खबरदारी ली थी। उस समय ब्राह्मणेतर शब्द का प्रयोग हो रहा था, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो रिटन डॉक्यूमेंट दिया है उसका अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक बात बताने की कोशिश की कि ब्राह्मणेतर में अगर अछूत लोग शामिल रहते हैं तो उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, इसलिए अछूतों को अलग से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस तरह से उन्होंने मांग की।
इस मांग का हिस्टोरिकली अध्ययन करने के बाद जब हमने छत्रपति शाहू महाराज के डॉक्यूमेंट का अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद पता चला कि जातवार प्रतिनिधित्व का जो मामला भास्करराव जाधव ने और बाबा साहब आम्बेडकर ने उठाया था, उसके बैकिंग में वास्तव में छत्रपति शाहू महाराज थे। छत्रपति शाहू महाराज राजा थे कोल्हापुर संस्थान के। इसके बावजूद भी एक बात वो बहुत भली भांति जानते थे। इसे समझना, इसे जानना बहुत आश्चर्यजनक बात है कि एक राजा होने के बावजूद भी वो ये जानते थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देश में आज़ादी का आंदोलन शुरू हो गया है और जब देश में आज़ादी का आंदोलन चलेगा तो एक न एक दिन आज़ादी मिलेगी और आज़ादी में लोकतंत्र स्थापित होगा। अब जब लोकतंत्र स्थापित होगा तो लोकतंत्र में हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व की जरूरत होगी। अगर हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे लोगों के हक और अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। ऐसा राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज ने सोचा। हैरान करने वाली बात है कि एक राजा होने के बावजूद भी वो भविष्य का कितना बारीकी से अंदाज ले रहे थे, इससे ये बात सिद्ध होती है। इतना ही नहीं, छत्रपति शाहू महाराज का देहांत स्वाभाविक नहीं हुआ, उनका मृत्यु अस्वाभाविक है और उनकी हत्या की गई। जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हुए और हमने पब्लिश किए उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। हत्या करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी और वो बहुत बड़ी वजह ये थी कि छत्रपति शाहू महाराज ने अलग से शूद्रों अतिशूद्रों का सारे देश भर में राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय पार्टी खड़ी करने की योजना बनाई थी और उसके सारे दस्तावेज उपलब्ध है। उन दस्तावेजों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि छत्रपति शाहू महाराज ने एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी खड़ी करने की योजना बनाई थी और यही मुझे ऐसा लगता है यह एक बड़ी वजह है कि उन्होंने बाबा साहब आम्बेडकर को 1920 में मानगांव परिषद में अछूतों की बड़ी परिषद लगाकर अछूतों के सामने बाबा साहब आम्बेडकर को प्रस्तुत किया और उनको उन्होंने बताया कि भविष्य में ये आपका नेतृत्व करेंगे और सफलतापूर्वक बाबा साहब आम्बेडकर का नेतृत्व स्थापित करने का प्रयास किया। ये प्रयास भी बाबा साहब आम्बेडकर का, ये छत्रपति शाहू महाराज का ये प्रयास भी जो राजनीतिक दल वो खड़ा करना चाहते थे, उस राजनीतिक दल के लिए वो ये चाहते थे कि अछूतों का भी समर्थन मिले, तब जाकर के राजनीति में हम लोग सफल हो सकते हैं। ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूं। वो दूर तक देख करके योजना बना रहे थे। इस योजना की भनक पूना के ब्राह्मणों को लगी थी और इसी वजह से छत्रपति शाहू महाराज की हत्या हुई। उनकी हत्या होने वाली है, इसकी पूर्व कल्पना छत्रपति शाहू महाराज को थी और उन्होंने अंग्रेजों को लिखित रूप से इस बात के बारे में लिखित रूप से भेजा था और अंग्रेजों ने इसकी छानबीन की थी और रिपोर्ट तैयार किया था। उस रिपोर्ट के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि शाहू महाराज की हत्या हुई थी और स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुआ था।
इसके आधार पर कह रहा हूं कि शाहू महाराज का मृत्यु 48 साल में हुआ। वो राजा थे और निश्चित रूप से वो 48 साल में मृत्यु नहीं हो सकता था अगर वो मान लो 60-70 साल तक जीवित रहते जैसे दूसरे राजा रहे। तो 22 और 30, 22 और 20 साल अगर उसमें और मिलाते तो हम कह सकते थे कि 42-44 तक अगर वो जीवित रहते तो भारत के राजनीति पर उसका कितना गहरा असर पड़ता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो जो प्रतिनिधित्व का मुद्दा भास्करराव जाधव ने उठाया वो वास्तव में भास्करराव जाधव का मुद्दा नहीं था, वो वास्तव में उसके बैकिंग में छत्रपति शाहू महाराज थे। और अब ऐसा लगता है कि बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अपने लोगों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की जो मांग की थी और उनकी उम्र केवल 27 साल की थी, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसके बैकिंग में भी छत्रपति शाहू महाराज का कोई न कोई रोल जरूर रहा होगा, ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। 1919 का कानून पास हुआ और बाल गंगाधर तिलक के दबाव की वजह से इन लोगों को प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिला। अंग्रेजों ने नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार बहाल किया, मगर लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव जीतकर आने का अधिकार उनको बहाल नहीं किया गया। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अध्ययन करने के आधार पर दिखाई देता है। मगर बाद में भास्करराव जाधव शाहू महाराज के मृत्यु के बाद प्रतिनिधि बने ऐसे दिखाई देता है बॉम्बे काउंसिल के, और बाबा साहब अम्बेडकर भी 1919 के कानून के तहत नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव बन चुके थे। हमारे सामने छत्रपति शाहू महाराज प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि प्रतिनिधित्व ये लोकतंत्र का मौलिक सिद्धांत है। यानी उस समय जो वेस्टर्न कंट्री में इंग्लैंड में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में था, तो उस दृष्टि से ये जानने समझने का मौका है कि दुनिया में आज के तारीख में जो भी लोकतंत्र दिखाई देता है उस लोकतंत्र की बुनियाद प्रतिनिधित्व है। जैसे मान लो कि 138 करोड़ जनसंख्या भारत की है आज के तारीख में, और 138 करोड़ लोग भारत के संसद में जाकर नहीं बैठ सकते, अलग अलग राज्यों के विधानसभा में जाकर नहीं बैठ सकते। तो इसलिए सारे दुनिया के लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थकों ने इसे प्रातिनिधिक सिद्धांत के आधार पर खड़ा किया। यानी जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी, प्रतिनिधि विधानसभा में और लोकसभा में जाएंगे और जनता की लड़ाई लड़ने का काम विधानसभा में करेंगे और जनता के हक और अधिकार के लिए कानून बनाएंगे। इस तरह की ये व्यवस्था थी। प्रतिनिधित्व को समझने की जरूरत है। साधारण आदमी अपनी समस्याओं के बारे में समझ नहीं सकता। दूसरी बात, वो समस्याओं के कारणों को नहीं जान सकता। तीसरी बात, समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए वो जान नहीं सकता। इसलिए प्रतिनिधित्व ही ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
या प्रतिनिधित्व ही जनता के तरफ से जनता की लड़ाई लड़ने का आधार हो सकता है। आधुनिक दुनिया में जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधित्व पर खड़ा है और इसके लिए कहा जा सकता है कि आधुनिक लोकतंत्र का जो प्राण तत्व है वो प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व के बगैर दुनिया का आज का लोकतंत्र वास्तविक जीवन में प्रभावशाली नहीं हो सकता। प्रतिनिधित्व के आधार पर ही दुनिया के लोकतंत्र को वास्तविक रूप में, व्यावहारिक रूप में जीवंत किया जा सकता है, फंक्शनल किया जा सकता है, कार्यात्मक बनाया जा सकता है, कार्य रूप दिया जा सकता है। और लोकतंत्र को कार्य रूप देने के लिए इसीलिए प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण अंग होता है। तो ये जो प्रतिनिधित्व है, इस प्रतिनिधित्व के बारे में छत्रपति शाहू महाराज बहुत ज्यादा सतर्क थे, बहुत ज्यादा समझदार थे। एक राजा होने के बावजूद भी वो प्रतिनिधित्व और लोकतंत्र के बारे में इतने ज्यादा समझदार होना यह आश्चर्यजनक बात लगती है, क्योंकि दूसरे लोगों को ये समझदारी होने के बजाय एक राजा के अंदर ये समझदारी होना आश्चर्यजनक बात थी। और वो जनता को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए और मूल निवासी बहुजन समाज को, शूद्रों और अतिशूद्रों को ये अधिकार मिलने चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा सतर्क थे। इसलिए 26 जून 1902 को जब उनका जन्मदिन था, इस जन्मदिन पर उन्होंने अपनी कोल्हापुर संस्थान की प्रजा को जन्मदिन का तोहफा दिया और उन्होंने 50% रिजर्वेशन लागू किया। केवल 2 जातियों को छोड़कर बाकी सभी जातियों के लिए उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया। वो सभी जातियां थी और ब्राह्मण और शेनवी, ये केवल 2 जाति के लोग थे। लगभग 4 जातियां थी। इन 4 जातियों को, उसमें 2 प्रमुख जातियां थी, ब्राह्मण और शेन। तो इनको छोड़कर, ये 4 प्रमुख जातियों को छोड़कर शाहू महाराज ने बाकी सारे समाज के लोगों को रिजर्वेशन का तोहफा अपने जन्मदिन पर दिया। 1874, 74 और 1902, तो इसका मतलब है वो 28 साल की उम्र में छत्रपति शाहू महाराज ने अपने जन्मदिन के तोहफे के ऊपर भारत के हमारे लोगों को, कोल्हापुर संस्थान के लोगों को ये तोहफा दिया। और जब बाबा साहब आम्बेडकर को अवसर मिला तो इससे प्रेरणा लेकर, शाहू महाराज के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्होंने संवैधानिक आरक्षण, क्योंकि एक राजा छत्रपति शाहू महाराज जो अपने राज्य का मालिक है, तो राज्य का मालिक होने की वजह से उनको कोई रोक नहीं सकता था, वो अकेले ही फैसला ले सकते थे। उन्होंने फैसला लिया और 50% लोगों को रिजर्वेशन घोषित कर दिया। बाबा साहब आम्बेडकर ये कोई शाहू महाराज की तरह राजा नहीं थे। उनके सामने संविधान में आरक्षण का प्रावधान करना था। तो इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन का मामला, संविधान में डालने का मामला उनके सामने आया, तो उन्होंने रिजर्वेशन को प्रतिनिधित्व घोषित किया। इसलिए हमें प्रतिनिधित्व को थोड़ा सा और समझना होगा कि सारी दुनिया में जो आज के तारीख में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के पहले राजतंत्र था। राजतंत्र में
चार बातें होती थी। कानून बनाने का अधिकार राजा के पास, कानून पर अमल करने का अधिकार राजा के पास, न्याय करने का अधिकार राजा के पास, और घटनाओं का इतिहास लिखने का अधिकार राजा के पास। तो ये चारों अधिकार लोकतंत्र के राजा के ही पास थे और राजा के पास एक अधिकार हुआ करता था। मगर आधुनिक समय में जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र राजतंत्र के बाद आया और राजतंत्र को चार हिस्सों में बांट दिया गया। राजा के पास जो सत्ता थी वो चार सत्ता में उसको बांट दिया गया। पहली सत्ता कानून बनाने वाली, दूसरी सत्ता कानून पर अमल करने वाली, तीसरी सत्ता न्याय देने वाली और चौथी सत्ता जनता को जागृत करने वाली, जानकारी देने वाली। ये चार सत्ता में राजतंत्र को विभाजित कर दिया गया और चार सत्ता को विभाजित करके उनको अलग अलग कर दिया गया। विधायिका को अलग कर दिया, कार्यपालिका को अलग कर दिया, न्यायपालिका को अलग कर दिया, मीडिया माध्यम, प्रचार माध्यम को अलग कर दिया। जैसे कानून बनाने वाली संस्था है, उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे। जो कार्यकारी सत्ता है उसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी भारतीय संविधान के अनुसार होंगे और ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आधार पर ऑल इंडिया में परीक्षा लेकर होंगे। केवल प्रधानमंत्री मनमाने तरीके से किसी को भी नॉमिनेट करने का अधिकार उसके पास नहीं होगा। और तीसरा, जब कार्यकारी सत्ता और विधायी सत्ता में विवाद खड़ा हो तो जनता के ऊपर अन्याय होगा, इसलिए न्याय करने के लिए न्यायालय बनाए गए और न्यायालय को विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया ताकि जनता के साथ न्याय किया जा सके। और चौथी सत्ता कि अगर जनता के ऊपर अन्याय होता है तो उसके बारे में जनता के पास, जनता को जागृत करने का, जनता को संगठित करने का और जनता को इकट्ठा करने का और संगठन बनाने का और विरोध करने का अधिकार बहाल करने के लिए मीडिया और प्रचार माध्यम की सत्ता अलग बनाई गई। और इस तरह से इन सत्ता में चेक्स एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन रखा गया ताकि एकाधिकार निर्माण ना हो सके। एक खबरदारी ली गई, एकाधिकार निर्माण ना हो सके, इसलिए ये सारी बातें की गई। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो छत्रपति शाहू महाराज विधायिका में अपने लोगों को प्रतिनिधित्व देने की बात जब वो उठा रहे थे, उसके पहले ही 1902 में उन्होंने अपने राज्य में प्रशासनिक कार्यकारी सत्ता में 50% रिजर्वेशन अर्थात प्रतिनिधित्व देने का काम उन्होंने किया था। उसके महत्व को वो बहुत भली भांति जानते थे और बाद में विधायी सत्ता, जहां कानून बनाने वाली सत्ता है, वहां हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसकी वो खबरदारी ले रहे थे। इसका मतलब ये है कि शाहू महाराज आने वाले लोकतंत्र के बारे में
उसमें ब्राह्मणों का एक अधिकार ना हो, इसके बारे में सतर्क थे, इसके बारे में विजिलेंट थे और खबरदार थे। हम लोग देखते हैं ये खबरदारी की वजह से ही उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने का प्लान बनाया था। इस खबरदारी की वजह से ही प्रतिनिधित्व की बात वो उठा रहे थे, भास्करराव जाधव के माध्यम से उठा रहे थे, बाबा साहब आम्बेडकर के द्वारा भी उठा रहे थे। इन सारी बातों से ये बातें दिखाई देती है, ये बातें समझ में आती है। दूसरी तरफ जो ब्राह्मण लोग बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे, आजादी के नाम पर आंदोलन कर रहे थे, वो सतर्क थे कि इन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, इसकी वो खबरदारी ले रहे थे। यही वजह थी ज्योतिराव फुले इस तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। 1848 से लेकर 1890 तक 42 साल तक ज्योतिराव फुले आंदोलन करते रहे, मगर उस आंदोलन में उन्होंने कभी भी सो कॉल्ड तथाकथित 1885 को नेशनल कांग्रेस का जो आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन में वो कभी शामिल नहीं हुए। अपने मृत्यु के 5 साल पहले नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, उनको कांग्रेस में लेने का प्रयास भी हुआ, मगर ज्योतिराव फुले उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उसी तरह से छत्रपति शाहू महाराज भी उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए, वो भी सतर्क थे। बाल गंगाधर तिलक शाहू महाराज के पास गए, उनको उन्होंने आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, मगर उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को कहा कि तुम ब्राह्मण लोग मेरे शूद्र अतिशूद्र समाज के साथ जो व्यवहार करते हो, जब कल तुम्हारा राज आएगा तो हमारे लोगों के साथ तुम क्या व्यवहार करोगे, ये सोचकर ही मेरे शरीर पर कांटे रोए खड़े हो जाते हैं। ये शाहू महाराज ने जो कहा था, ये एक वानगी है कि वो कितने सतर्क थे। बाबा साहब आम्बेडकर भी तथाकथित आजादी के आंदोलन में उनको शामिल करने की कोशिश की गई पंजाब के लाला लाजपत राय के द्वारा, मगर बाबा साहब आम्बेडकर भी तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए और उन्होंने ज्योतिराव फुले का रास्ता अपनाया, शाहू महाराज का रास्ता अपनाया और अपने आज़ादी का आंदोलन अलग से जारी रखा। 1920 में बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ, 1922 को छत्रपति शाहू महाराज का मृत्यु हुआ और 1932 को बाबा साहब आम्बेडकर अछूतों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल करने में कामयाब हुए। जब वो कामयाब हुए तो गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन किया। जब आमरण अनशन किया तो ब्राह्मणेतर पार्टी के, ब्राह्मणेतर संगठन के जो लोग थे, जो छत्रपति शाहू महाराज को मानते थे, उन्होंने गांधी को अपना नेता तस्लीम किया, स्वीकार किया। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको कहा, अरे आप गांधी का समर्थन करने के लिए मेरा विरोध कर रहे हो, मेरा विरोध करने के पहले आप गांधी को अपने लिए कुछ हक और अधिकार तो मांगो। मैं सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हासिल किया हूं, तुम भी अपने समाज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करो, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूं, तुम मेरा समर्थन करो। मगर उन लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और परिणामतः भविष्य में
जब छत्रपति शाहू महाराज का मृत्यु हो गया, अगर उस समय जब ब्राह्मणेतर आंदोलन के नेताओं ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जो व्यवहार किया, उस समय उनको छत्रपति शाहू महाराज की जरूर याद आई होगी कि यदि 1932 को शाहू महाराज जिंदा होते तो वो बाबा साहब आम्बेडकर का समर्थन करते। निश्चित रूप से ऐसे कहा जा सकता है। और इस तरह से उनकी एक अलग पार्टी भी हो सकती थी, ऐसा भी कहा जा सकता है। और इस तरह से भारत का इतिहास कुछ और ही होता, ये भी कहा जा सकता है। इसलिए हमें ये सारे परिप्रेक्ष्य में, सारे संदर्भों में आज के छत्रपति शाहू महाराज के स्मरण दिन में, स्मृति दिन में, महापरिनिर्वाण दिन में इन बातों को जानने और समझने की जरूरत है। उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं रखा और ना रखने का परिणाम ये हुआ, यशवंतराव चौहान के द्वारा बाद में जो प्रयास या ब्राह्मणेतर आंदोलन के लोगों ने गांधी को अपना नेता स्वीकार करने का परिणाम यह हुआ कि भविष्य में यशवंतराव चौहान कांग्रेस में गए और कांग्रेस के नेता बने। कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया और उसके हैसियत से उन्होंने जो ब्राह्मणेतर आंदोलन था और उसके बड़े नेता थे, एक एक करके उनको सारे आंदोलन को खत्म कर दिया। जब सारे आंदोलनों को यशवंतराव चौहान ने खत्म कर दिया और ब्राह्मणों ने जब देखा कि अब यशवंतराव चौहान का अवतार कार्य भी समाप्त हो गया, तो फिर ब्राह्मणों ने यशवंतराव चौहान का भी कांटा निकाला। दिल्ली में यशवंतराव चौहान का मृत्यु हुआ, वो मृत्यु स्वाभाविक नहीं था, ऐसा आरोप शरद पवार ने लगाया जो यशवंतराव चौहान के मानस पुत्र थे। यशवंतराव चौहान की वजह से फुले शाहू आम्बेडकर को आंदोलन को कितना भारी नुकसान हुआ और इसका परिणाम ब्राह्मणों को सारे देश भर ब्राह्मण राज स्थापित करने के लिए मौका मिला। ब्राह्मण राज स्थापित करने के लिए यशवंतराव चौहान का किस तरह से ब्राह्मणों ने इस्तेमाल किया, वो एक बड़ा इतिहास है। बहुत सारी बातें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बताई जा सकती है। जो यशवंतराव चौहान का पीए था, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री लिख कर रखा हुआ है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि यशवंतराव चौहान का मृत्यु नहीं हुआ था, उसकी भी हत्या की गई थी। तो आज परिणाम ये हुआ कि आजाद भारत में जब बाबा साहब आम्बेडकर के ऊपर गांधी जॉइंट इलेक्टेड थोपने में कामयाब हुए और दूसरी तरफ जो ब्राह्मणेतर आंदोलन था वो खत्म करने के लिए महाराष्ट्र के ब्राह्मण कामयाब हुए, जो गाड़गीड़ घराना था वो कामयाब हुआ और परिणामतः यशवंतराव चौहान के साथ मिलकर महाराष्ट्र के मराठा ने, महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने मराठा लोगों के साथ मिलकर जो गुप्त समझौता किया, उस गुप्त समझौते के तहत धार्मिक नीति के मुद्दे पर, सांस्कृतिक नीति के मुद्दे पर जो ब्राह्मणों को खुली छूट दी गई, उस खुली छूट का परिणाम ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान देश में लागू तो हुआ मगर उनके मौलिक सिद्धांतों पर अमल नहीं हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति के 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं और इनकी मदद से ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि अनुसूचित जाति जनजाति के 22.5% और 15% मुसलमान, ये जो नेतृत्व विहीन लोग हैं, इनको
ब्राह्मणों के नेतृत्व में इकट्ठा किया जाए और बाकी सारे लोगों का अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये जो गहरी योजना ब्राह्मणों ने बनाई, ये योजना यशवंतराव चव्हाण समझने में कामयाब नहीं हुई। बाद के समय में प्रधानमंत्री बनने की पूरी योग्यता होने के बावजूद भी शरद पवार को जिस तरह से कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया और रिटायर्ड हुए नरसिंह राव रिटायर्ड हो गए थे। रिटायर्ड होने के बावजूद भी कांग्रेस के ब्राह्मणों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया और शरद पवार को प्रधानमंत्री पद का सांसदीय दल में चुनाव लड़ने से विड्रॉवल करने के लिए नरसिंह राव ने करुणाकरण का इस्तेमाल किया और इस तरह से शरद पवार जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका गया। ये परिणाम भी यशवंतराव चव्हाण ने जो राजनीति की थी उसका परिणाम था। इससे शरद पवार बहुत सारी बातें समझ गए और समझने के बाद उन्होंने कांग्रेस का त्याग किया। तो यशवंतराव चव्हाण की राजनीति और शरद पवार की राजनीति में एक मौलिक अंतर है, ऐसे कहा जा सकता है। यशवंतराव चव्हाण की राजनीति प्रो ब्राह्मण राजनीति है, शरद पवार की राजनीति प्रो ब्राह्मण राजनीति नहीं है। ऐसा माना जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। ये समझने की बातें, ये जानने की बातें हैं। मगर यशवंतराव चव्हाण ने जो गुप्त समझौता ब्राह्मणों के साथ किया था, उसका परिणाम ये हुआ कि जब शिवसेना का पहला मुख्यमंत्री बनाने का मामला आया तो 71 एमएलए शिवसेना में थे, उसमें 2 ही माँ बाप भांजा सुधीर जोशी और मनोहर जोशी थे। तो मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया गया, बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन सरकार। और ये भी बहुजन समाज के लोगों के जो एमएलए 69 थे, उनको अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार नहीं दिया गया। और जब बीजेपी को बहुमत मिला तो उसमें केवल 6 एमएलए ब्राह्मण थे। 121 में 6 एमएलए ब्राह्मण थे, 122 में तो 116 लोग बहुजन समाज के थे और उनको भी अपना मुख्यमंत्री चुनने नहीं दिया गया। और फडणवीस को मुख्यमंत्री के तौर पर जो बीजेपी के बहुजन समाज के लोग थे उनके ऊपर थोपा गया। इस वजह से नाथा भाऊ खड़से काफी नाराज हुए और वो बोलते रहे इसके विरोध में। और इससे फडणवीस इतने ज्यादा नाराज थे कि उनको मौका देकर अपने मंत्रिमंडल से ही निकाल दिया। ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करता है कि जिन ब्राह्मण पेशवाओं का राज 5-6 जिलों पर था, उन ब्राह्मणों का राज 36 जिलों पर महाराष्ट्र के स्थापित हुआ। और यह स्थापित क्यों हुआ? तो ये यशवंतराव चव्हाण की गलती थी, ब्लंडर था, इसकी वजह से हुआ। जैसा मैंने पहले कहा कि शरद पवार ने इस गलती को सुधारने का काम किया, कांग्रेस का त्याग करके। तो अब की बार शिवसेना का मुख्यमंत्री बनाने में पहल करने का काम शरद पवार का ही है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं
कि दोबारा एक ब्राह्मण को महाराष्ट्र के ऊपर थोपने का ब्राह्मणों का जो प्रयास था उसको विफल करने में शरद पवार दोबारा एक बार तो कांग्रेस का त्याग करके वो सफल हुए, दूसरी बार उन्होंने फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने से रोका। ये सारी बातें ये सिद्ध करती है कि जो यशवंतराव चव्हाण के द्वारा गलती की गई थी, ब्लंडर किया गया था, उसको सुधारने का प्रयास शरद पवार के द्वारा किया गया, ऐसा मैं मानता हूँ। कुछ लोग इसको गलत कह सकते हैं, कुछ लोग इसको सही कह सकते हैं, मगर मेरे दृष्टि से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का विश्लेषण करने के आधार पर मुझे ऐसा लगता है। भविष्य में महाराष्ट्र को किस दिशा में लेकर जाना है, जो गलतियां यशवंतराव चव्हाण ने की थी, निश्चित रूप से उस गलती को सुधारना होगा। और मगर इस दौरान बीजेपी जिस तरह से मजबूत हुई, जिस तरह से ताकतवर हुई, और वो भी महाराष्ट्र के सारे बहुजन समाज के लोगों को लेकर हुई, और महाराष्ट्र का जो बहुजन समाज के लोग हैं वो ये सोचकर बहुजन समाज के लोग बीजेपी में काम करते रहे कि हमें बीजेपी में जाकर महाराष्ट्र की सत्ता में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा। यही बात गोपीनाथ मुंडे ने सोची थी, मगर गोपीनाथ मुंडे का भी घात हुआ और मुख्यमंत्री बनने ना देकर नाथा भाऊ का भी घात हुआ। ये बात हमें दिखाई देती है। इससे महाराष्ट्र का जो बहुजन समाज है वो बहुजन समाज भविष्य में सबक सीखेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ। आज छत्रपति शाहू महाराज का 98वां जो स्मृति दिन है, इस स्मृति दिन में, महापरिनिर्वाण दिन में अगर हम ये इतना भी सबक सीख सके तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इससे महाराष्ट्र का बहुत बड़ा भला होगा, कल्याण होगा। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।